नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं संसद में। आज सबसे पहले नजर डाल लेते हैं संसद की आज की कार्रवाई से जुड़ी मुख्य गतिविधियों पर। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर दोनों सदनों में चर्चा। 16 घंटे लोकसभा और राज्यसभा के लिए 21 घंटे का समय निर्धारित। 2 जुलाई को लोकसभा और 3 जुलाई को राज्यसभा में प्रधानमंत्री दे सकते हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब। आज राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जया अमिताभ बच्चन को दिलवाएंगे राज्यसभा सांसद की शपथ। 2 विशेषज्ञ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। भोला सिंह लोकसभा सांसद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर दिनेश शर्मा है राज्यसभा सांसद। दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अगर बात करें भोला जी, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र, छठा दिन, अभी तक के जो 5 दिन गुजरे हैं उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये 18वीं लोकसभा का पहला सत्र है और जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की ऐतिहासिक रूप में सरकार बनी है। तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी का हैट्रिक है और कुछ पुराने सांसद भी इस लोकसभा में आए हैं और कुछ नए सांसद भी आए हैं। इसके साथ सभी माननीय सांसदों का और माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके सभी मंत्रिमंडल का लोकसभा में सभी का शपथ समारोह हुआ है। सभी ने अपनी ओथ ली है और अभी माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पहले सत्र में हुआ है और अभी इसमें धन्यवाद प्रस्ताव होना है। हमारी तरफ से, सभी पार्टियों की तरफ से माननीय राष्ट्रपति जी का धन्यवाद होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी उसका जवाब देंगे। जी हाँ, और हम बता दें कि आज राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ राज्यसभा की आप फिर से निर्वाचित सदस्य जया अमिताभ बच्चन को शपथ दिलवाएंगे और जैसे ही शपथ दिलवाने का कार्यक्रम होगा हम सीधे आपको लिए चलेंगे। फिलहाल हम बता दें हमारे साथ राज्यसभा से भी एक विशेषज्ञ मेहमान डॉक्टर दिनेश शर्मा हैं। दिनेश जी, यहाँ पर बात हो रही है राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की। ये चर्चा अभी लोकसभा में प्रारंभ होनी है लेकिन राज्यसभा में शुरू हो चुकी है। कितना महत्वपूर्ण होता है राष्ट्रपति का अभिभाषण के बाद जो चर्चा होती है जिसमें सभी सांसद, माननीय सांसद उसमें अपनी अपनी भागीदारी निभाते हैं, कितना महत्वपूर्ण होता है? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण एक समय होता है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया ने पूरे देश का खाका खींचा है। एक विज़न 2047 के विकसित भारत का उन्होंने व्यक्त किया है। सरकार की प्राथमिकताओं का और पिछली जो क्रियाविधि थी उसमें हम किस प्रकार से उसको गतिमान कर सकते हैं, इस पर एक विस्तृत उन्होंने एक विवरण प्रस्तुत किया है। ये एक सौभाग्य है पूरे देश का कि तीसरी बार लगातार एक ही व्यक्ति के नेतृत्व में एक एनडीए की सरकार बनी है और एक स्वस्थ चर्चा का एक अवसर सभी को मिला है। लेकिन दुर्भाग्य है इस बात का कि विपक्ष के द्वारा इसमें नकारात्मक रवैया अपनाया गया और जो चर्चा, एक स्वस्थ चर्चा में विचारों का आदान प्रदान और सुझावों और समस्याओं और समाधान का दौर हो सकता था, उसमें विपक्ष ने काफ़ी हंगामा किया है। लेकिन मैं उपराष्ट्रपति महोदय का कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने चर्चा को जारी रखा और बड़े मूल्यवान विचार वक्ताओं के आए हैं। लेकिन बेहतर ये होता कि विपक्ष भी अपनी उपस्थिति को दर्ज करा के अपनी बातों को, जिसको वो हल्ला मचा के करता है, वो अपनी बातों को वहाँ पर रख सकता था। आज पूरे भारत का सिनेरियो चेंज हुआ है। आज चाहे जल हो, थल हो, चाहे नभ हो, हर तरफ जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो बड़ी तेज़ी के साथ चला है और भारत 11वीं अर्थव्यवस्था से आज वो 5वीं अर्थव्यवस्था बना है और तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ हम लोग एक तरीके से तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हर तरफ जो डेवलपमेंट प्रोसेस हुआ है उसमें मैं कहूँगा कि अभी तक जो 2014 में 209 एयरलाइंस रूट्स थे, आज बढ़कर 605 हो गए हैं। आज 21 शहरों में मेट्रो चलने लगी है। यानी शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में भी किसानों की आमदनी को दुगना करने की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं।
जो ड्रोन लखपति दीदी और साथ में जो सोलर लाइट के माध्यम से फ्री बिजली और फ्री बिजली के साथ एक अन्य आमदनी का क्रम, ये मैं समझता हूँ कि सरकार की बड़ी अच्छी योजनाएं आई हैं जिन पर एक व्यापक चर्चा और इसमें और क्या हम जोड़ सकते हैं, इनके एक विकल्प हमारे सामने थे। जी बात करें भोला जी राष्ट्रपति के अभिभाषण की। राष्ट्रपति के अभिभाषण में क्या कुछ पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने किया और अगले 5 वर्षों में क्या कुछ कार्य योजना है, उसका भी एक खाका खींचा गया राष्ट्रपति के अभिभाषण के द्वारा। उसमें विकसित भारत के संकल्प को एक बार फिर से दोहराया गया और विकसित भारत के संकल्प की बात करें तो उसके मध्य में, उसके केंद्र में युवा हैं और सबसे बड़ी बात कि आप स्वयं में एक युवा सांसद हैं और इस बार लोकसभा के भीतर सर्वाधिक युवा सांसद जीतकर पहुंचे हैं। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, पिछले 10 सालों में जो हमने देखा है, मुझे भी सौभाग्य मिला है 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक सांसद के रूप में कार्य करने का और सरकार के कार्यों को देखने का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और देश की महिलाओं के लिए जो 4 कैटेगरी हैं, प्रत्येक क्षेत्र में उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाओं के माध्यम से निरंतर सरकार का प्रयास रहा है कि हमारे देश का हर युवा, हर महिला, हर किसान और हर हमारा गरीब आत्मनिर्भर बने और निरंतर उस पर सरकार ने काम किया है। 10 साल में जो एक मूलभूत सुविधाएं इस देश के नागरिक को होनी चाहिए थी, वो सुविधाएं धरातल तक पहुंची हैं और ईमानदारी के साथ में पहुंची हैं। पहले हम देखते थे देश की सरकारें जो होती थी, उन्हीं के प्रधानमंत्री कहते थे कि जितना भ्रष्टाचार है, दिल्ली से 1 रुपया गांव के लिए जाता है तो 15 पैसे पहुंचते हैं, बाकी पैसे रास्ते में भ्रष्टाचार में ख़त्म होते हैं। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हमने परिवर्तन देखा है 10 सालों में कि आज प्रधानमंत्री जी किसी किसान भाई के लिए 2000 रुपये की किस्त किसान सम्मान निधि में भेजते हैं तो उनके खाते में 2000 ही पहुँचते हैं, 1 पैसे का कमी नहीं उसमें होता है। ऐसे पेंशन किसी को जाता है तो पूरा उसके खाते में जाता है। प्रधानमंत्री आवास में जो मकान बने उसमें 100% पैसा उसके लाभार्थी के खाते में गया, शौचालय निर्माण का पैसा उसके खाते में गया। तो हमारी सरकार में जो डिलीवरी है वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ में नीचे तक हुई है और 10 सालों में एक परिवर्तन भी देश की जनता ने देखा है। जैसा हमारे माननीय अभी दिनेश शर्मा जी ने बताया कि जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको बहुत ही मजबूत करने का काम 10 सालों में हुआ है और इन 10 सालों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 का विकसित भारत का, देश को आत्मनिर्भर बनाने का। और इसके लिए जो आगामी 5 साल का कार्य है उसका कार्य किस तरीके से होगा, क्या क्या योजना सरकार लेके आएगी, किन किन क्षेत्रों में सरकार काम करेगी, वो माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के उसमें हमने राष्ट्रपति जी के उसमें देखा है। अब उसमें कुछ विपक्ष को परेशानी है, विपक्ष हमेशा ही इस उसमें रहता है कि वो लगातार हमने 10 साल में देखा है कि राहुल गांधी जी अभी नेता विपक्ष बने, लेकिन कभी भी मुद्दा विपक्ष का आया हमारी सरकार ने उस पर चर्चा की और चर्चा करके जी हाँ, जैसा कि हम लोग शुरुआत में हमने चर्चा की कि आज राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ राज्यसभा के फिर से निर्वाचित सदस्य जय अमिताभ बच्चन को शपथ दिलवाएंगे। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर। उपराष्ट्रपति oath or affirmation. Secretary General. उत्तर प्रदेश श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। I, Jaya Bachchan, having been elected a member of the Council of States, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty, integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Ma'am, you are signing it for the 5th time. Yes, sir. जी हाँ, राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की 5वीं बार निर्वाचित राज्यसभा सदस्य जय अमिताभ बच्चन को शपथ दिलवाई। शपथ दिलवाने के पश्चात बातचीत करते हुए
राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ जया अमिताभ बच्चन से। जैसा कि स्वयं राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि 5वीं बार हस्ताक्षर करने का अवसर मिल रहा है, यानी कि 5वीं बार राज्यसभा से सांसद बनी हैं जया अमिताभ बच्चन। डॉक्टर दिनेश शर्मा, आपको याद आ जाता होगा जब आपने शपथ ली थी। हाँ, निश्चित रूप में ये बड़ा एक भावुक क्षण होता है जब भारत की संसद के समक्ष कोई भी ईश्वर को साक्षी मानकर भारत गणराज्य के प्रति अपने समर्पण की शपथ लेता है। एक अनोखा क्षण होता है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि इससे पहले गुरुवार को राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में राज्यसभा के 6 नवनिर्वाचित सदस्यों को भी शपथ दिलवाई थी। शपथ ग्रहण करने वालों में गुरुवार को बिहार से अखिलेश प्रसाद सिंह थे, झारखंड से डॉक्टर सरफराज अहमद थे और प्रदीप कुमार वर्मा थे। वहीं मध्य प्रदेश से वंशीलाल गुर्जर, माया नरोलिया और बाल योगी उमेश नाथ शामिल थे। और आज जया अमिताभ बच्चन ने एक बार फिर से राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ग्रहण की है। जी हम बता दें कि 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज 6ठा दिन है। आज लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देंगे। दिवंगत सदस्यों में 7वीं लोकसभा के सदस्य PM सुब्बा, ईरान इस्लामी गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी, तंजानिया संयुक्त गणराज्य के राष्ट्रपति अल-हज अली हसन मवीनी और मलावी गणराज्य के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सॉलोस क्लाउस चिलीमा भी शामिल हैं। इसके अलावा हम बता दें कि केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संबंधित मंत्रालय से जुड़े प्रपत्र सभा पटल पर रखने वाले हैं। इसके अतिरिक्त वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय से संबंधित प्रपत्र को सभा पटल पर रखेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी संचार मंत्रालय से संबंधित पत्र सभा पटल पर रखेंगे। केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह संबंधित मंत्रालय का प्रपत्र सभा पटल पर रखेंगे। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार शिक्षा मंत्रालय से जुड़े प्रपत्र सभा पटल पर रखने वाले हैं। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित प्रपत्र सभा पटल पर रखेंगे। और हम बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू अलग अलग समितियों के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव सदन के पटल पर प्रस्तुत करने वाले हैं। जी हाँ, हम बता दें कि लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे और इस प्रस्ताव का समर्थन कुमारी बांसुरी स्वराज करेंगी, जो कि दिवंगत सुषमा स्वराज जी की बिटिया भी हैं और पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंची हैं। भोला जी, आपका खासा परिचय था सुषमा स्वराज जी से जी। और पूरा देश उनका लोहा मानता था, उनकी वाक्पटुता का, उनकी कार्यशैली का। अब उनकी ही परछाई, उनकी बेटिया बांसुरी जी सदन के भीतर पहुंच गई हैं। किस तरीके से सोचते हैं आप? देखिए, सुषमा जी हमारी पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ सीनियर लीडर थी और विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। बहुत अच्छा कार्यकाल उनका रहा और ये दुर्भाग्य रहा कि वो अचानक से हमारे बीच में से चली गई, नहीं तो और उनका अनुभव सरकार के लिए होता और पार्टी के लिए अच्छा नेतृत्व उनका मिलता। अभी उनकी बेटी जो पहली बार युवा सांसद के रूप में नई दिल्ली सीट से चुनी है, निश्चित ही जो संस्कार हैं, जो उनकी कार्यशैली है, जो उनके कार्य हैं, उसका लाभ पार्टी को और सरकार को, अनुभव उनका आज हमको देखने को मिलेगा। और निश्चित ही एक युवा सोच के साथ में और एक
फीमेल्स हैं, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी का महिलाओं के प्रति, महिलाओं को सशक्त करना, आत्मनिर्भर बनाना, और लोकसभा और राज्यसभा में भी जो पहला विधेयक हमारा नई बिल्डिंग में आया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उसको भी पारित प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो एक सम्मान की बात है कि एक युवा सांसद हमारे बीच में है और उनका अनुभव हमको साझा होने को मिलेगा। जी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, सुषमा स्वराज जी के संबंध में जब भी बात आती मेरा बहुत पुराना उनसे उनका आशीर्वाद मेरे साथ था। मैं 92 में युवा मोर्चे का जब प्रदेश का अध्यक्ष बना था, तब से मैंने उनको कई रूपों में देखा। पार्टी के संगठनकर्ता के रूप में, पदाधिकारी के रूप में साथ में काम किया। उसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी उनका रहा। उसमें भी मुझे काफ़ी कार्यक्रम साथ साथ करने को, आगरा में आज भी मुझे वो कार्यक्रम याद आता है जिसमें दसियों हज़ार की भीड़ थी। लोग एकदम आकर्षण में दौड़ रहे थे। मैं प्रदेश का अध्यक्ष था और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर वहाँ पर आई थी। कई संस्मरण उनके हैं, मृदुभाषी और संयमित, एक समन्वित भाव, ये उनकी विशेषता जहाँ पर थी। वहाँ पर उनके जो तीखे स्वर थे लोकसभा में, वो जवाब तो देती थी, लेकिन जवाब में जो उनका व्यंग होता था उसमें सारगर्भित विचार सम्मिलित होते थे। और मैंने उनको एक सूचना प्रसारण मंत्री के तौर पर भी, उनका विदेश मंत्री के तौर पर भी उनको मैंने काफ़ी निकट से देखा। और अंतिम समय में जब बीमार रही तो मेरा काफ़ी आना जाना उनके सानिध्य में रहा। पूज्य अटल जी का लोकसभा के अंतिम चुनाव को मुझे देखने का अवसर मिला था। हालांकि उनके 5वें चुनाव का मैं लखनऊ में उनके संयोजक समिति में था, लेकिन अंतिम चुनाव में मुझे याद है कि सुषमा जी किस प्रकार से सम्मान अपने बुजुर्गों का करती हैं। आदरणीय अडवाणी जी का और अटल जी का वो एक अतुलनीय था और लोगों के लिए प्रेरणा पुंज था कि अपने वरिष्ठ लोगों की बात कैसे मानी जाती है और कैसे उनका सम्मान और श्रद्धा का भाव कैसे रखा जाता है। आज जब भी आपने बांसुरी जी का जिक्र किया, मैंने उनमें उनकी छवि देखी है, लेकिन बांसुरी में कुछ अलग सी भी प्रतिभा मैंने देखा है। बोलना, और जो सुषमा जी का ये गुण था कि जल्दी से वो किसी भी बात को, किसी भी वक्तव्य को समझ के उसका उत्तर निकाल लेती थी। मैं समझता हूँ ये गुण का समावेश उसमें हुआ है और उज्जवल भविष्य है। और आदरणीय सुषमा जी के जो संस्कार थे वो भी उनमें पूर्णता दिखाई पड़ते हैं। जी, अभी भोला जी ने एक इस बात का इशारा किया है कि इस बार यानी 18वीं लोकसभा में सर्वाधिक युवा सांसद पहुंचे हैं और बांसुरी जी भी स्वयं में युवा हैं। लेकिन बात करें सामंजस्य भी सामने आया है। लोकसभा के भीतर जो सांसद जीत कर पहुँचे हैं उसमें काफ़ी वरिष्ठ और अनुभवी नेता जी जो हैं, राजनेता जो हैं, वो भी सांसद बनकर पहुंचे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी उनमें से एक हैं जो कई बार पहले भी सांसद रह चुके हैं और उनको एक लंबा जो है उनके पास अनुभव है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य करने का। क्या उनका ये अनुभव, उनका ये कार्य काफ़ी लाभप्रद रहेगा सरकार के लिए? और ये मेरा, मैं फिर से सौभाग्य कहूँगा कि हम और शिवराज जी साथ साथ हम लोगों ने युवा मोर्चे में काफ़ी अरसे काम किया है। और मैं जब प्रदेश का अध्यक्ष था तो शिवराज जी भाजपा के नेता के रूप में पहले मध्य प्रदेश में काम करते थे, एक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में, और फिर वो साथ साथ बाद में भाजपा के नेता के बाद में वो युवा मोर्चा में फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उनमें मेहनत का जो जुनून है और कार्यों की जो जानकारी है, और कार्यों की जानकारी के साथ साथ जो अपने मार्गदर्शक मंडल थे, कुशाभाऊ ठाकरे जी, सुंदर सिंह भंडारे जी, कौशल जी, जितने जगन्नाथ राव जोशी जी, उन सबके साथ का उनका अपना अनुभव है। अटल जी और अडवाणी जी के प्रिय पात्र रहे तो वही मोदी जी के संग वो कई बार मुख्यमंत्री रहे। तो मैं समझता हूँ शिवराज जी में संगठन का भी अनुभव है, पब्लिक से कांटेक्ट का भी अनुभव है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी गजब की है। त्वरित निर्णय और त्वरित काम को शुरू कर देना, ये उनके व्यक्तित्व में निखार लाता है। बोला जी, क्या युवा सांसदों के लिए भी एक प्रेरणा रहेगा? शिवराज सिंह जी चौहान जैसे वरिष्ठ नेता भी इस बार लोकसभा के भीतर पहुंचे हैं।
जी बिल्कुल, शिवराज चौहान जी हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और लगातार कई साल कई बार वो मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश में उन्होंने काम किया है और एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं। हम देखते हैं कि लंबे समय कई बार जब सरकारें रहती हैं तो एंटी इनकम्बेंसिंग हो जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में हमने देखा कि अभी जो लास्ट चुनाव हुआ वो सारे रिकॉर्ड तोड़ के ऐतिहासिक विधायकों के साथ में भाजपा की सरकार वहाँ पे बनी और उनका अनुभव जो मध्य प्रदेश का अनुभव है, वो पहले सांसद भी रहे हैं। अभी उनका अनुभव हम जैसे नए सांसदों के लिए जो राजनीतिक और कार्य करने का अनुभव उनका है, उनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा तो नए सांसदों को बहुत कुछ सीखने को और उस अनुभव से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगर बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में आज के कामकाज की बात करें, सबसे पहले सदन के सदस्यों को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जाएंगी आज। इसके बाद दिवंगतों ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री, तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति और मलावी के उप राष्ट्रपति को सदन के भीतर श्रद्धांजलि दी जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन संबंधित मंत्रालयों से जुड़े पत्र सभा पटल पर रखेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 28 जून को सदन में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे की चर्चा आज भी जारी रहेगी। बात करें आज लोकसभा के भीतर चर्चा शुरू होनी है। राज्यसभा के भीतर राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो चुकी है। किन बिंदुओं को आपको लगता है कि प्रमुखता से इस चर्चा में उठाया जाएगा, क्योंकि इसमें न केवल सत्ता पक्ष के सांसद सम्मिलित होते हैं चर्चा में, विपक्ष के सांसदों को भी बराबरी की भागीदारी मिलती है इस चर्चा के दौरान। देखिए, जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने जो विषय रखे हैं उसमें उन्होंने सभी को, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे युवा से संबंधित हो, महिला से हो या गरीबी से संबंधित हो, उन्होंने एक वृहत एक कार्य योजना का प्रस्तुतिकरण किया है। और मैं समझता हूँ कि भारत जिस तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रहा है, उसमें जो विकसित भारत का जो विज़न है उस पर विभिन्न लोगों के सुझाव इसमें सोने में सुहागा बन सकते हैं। और आज हम जब चर्चा करने लगते हैं तो हमें पिछली तमाम चीज़ें आती हैं। हमने जीएसटी को लागू कर दिया, हमने 35 और 370 को समाप्त कर दिया। हमको आता है कि जो पिछले सरकार के जो मुद्दे थे, जो सरकार के वादा थे, आज भी तमाम देश कराह रहे हैं, आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। भारत का जो जीडीपी है वो तेज़ी के साथ में बढ़ रहा है। हमारी जो आर्थिक विकास की वृद्धि है वो आज पूरी तरीके से नियंत्रण में है। जो फिजिकल डेफिसिट है वो नियंत्रण में है और जिसको कहना चाहिए जो घाटे की वित्तीय योजना है वो बिल्कुल संतुलित भाग से वो चल रही है। ये एक अद्भुत प्रयोग है। हम लोग जब प्रगति की तुलना करने लगते हैं तो हम लोग पाते हैं कि आज जीएसटी कई गुना, कई ज़्यादा उसके आज आमदनी जीएसटी के माध्यम से हो चुका है। पिछले 10 सालों में अगर 2014 के पहले देखें तो 13 करोड़ वाहन बिके थे। आज अगर हम 2014 के बाद 10 वर्षों में देखते हैं तो हम 21 करोड़ वाहन बिके। यानी प्रगति का सूचक जो है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी दिखाई पड़ता है। आज इलेक्ट्रिक का प्रयोग होने लगा, यानी पर्यावरण का संतुलन का मोदी जी ने अनोखा कि सस्ता ट्रांसपोर्टेशन भी और पर्यावरण का संतुलन भी। 2000 इलेक्ट्रिक वाहन कुल 2015-2014 में थे और आज अगर देखें तो 12 लाख इलेक्ट्रिक वाहन आज सड़कों पर आ चुके हैं। तो ये एक बदलता हुआ भारत है। 21 शहरों में जहां आज मेट्रो चल रही हैं, वहां आज एम्स, आईएम्स का एक दौर शुरू हुआ है। आज हवाई अड्डे कई गुना ऊपर आज बन चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश में तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज का लक्ष्य लेकर हम लोग आगे चले हैं। पहले 2 हवाई अड्डे थे, आज वहाँ 20 हवाई अड्डे बन चुके हैं। ऐसे ही पूरे भारतवर्ष में आज मोबाइल के क्षेत्र में भारत पूरी दुनिया में नंबर 2 स्थान पर आ चुका है। स्टार्टअप पे हम एक नया आयाम को प्रस्तुत कर रहे हैं। और महिला सशक्तिकरण, यानी जो आधी आबादी थी अभी तक का, उसका उपयोग नहीं हो पाता था। न केवल नारी बंधन अधिनियम को पारित करना, बल्कि महिलाओं की सहभागिता औद्योगिकरण के प्रोसेस में किस प्रकार से सुनिश्चित हुई है,
ये अगर आप इसका सूक्ष्म विश्लेषण करें तो लखपति ड्रोन दीदी से लेकर और तमाम महिलाओं का आवंटन है, अगर आवास का आवंटन है तो महिलाओं के नाम पे, हर चीज़ में महिलाओं को आज प्रगति के उसमें आगे ले जाया जा रहा है। तो आप देखें जो हम आज इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में हम लोग तमाम अन्य क्षेत्रों में जो आज काम कर रहे हैं, रोजगार का सृजन हुआ है जो नौजवानों को लाभ देगा। और अभी हाल ही में एक बड़ा और जो है डिसीजन लिया गया, सरोगेसी माताओं को भी अब जो है मातृत्व छुट्टी जो है कार्यालय में दी जाएगी। बहुत बड़ा डिसीजन, वो एक बड़ा डिसीजन। ये दुनिया के कई देश तो इन सारी चीज़ों का विश्लेषण किया है। अमेरिका के संसद में इसकी चर्चा हुई है, जिसको आपने अभी बताया कि क्या वहाँ पर अभी क्यों नहीं दिया, वो इतना डेवलप्ड कंट्री है। और एक बड़ा जो है दिन इसलिए भी है, हमने देखा इस सरकार के दौरान 10 बरस के कार्यकाल के दौरान बहुत सारे ऐसे कानून जो घिसे पिटे थे, बरसों बरस से चले आ रहे थे, उनका महत्व अपना कुछ रहा नहीं था, उनको निरस्त कर दिया गया था। कुछ आपराधिक कानून थे जो अंग्रेज़ों के समय से हम पर लादे गए थे, उनको भी ज्यों का त्यों हम लगातार जो है बनाए हुए थे। आज 3 आपराधिक कानून नए सिरे से बदलाव के साथ लागू हो रहे हैं। कितना बड़ा दिन आज का। देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय सरकार का रहा और इस प्रस्ताव को संसद दोनों सदनों में इसको पास किया गया, आज से वो लागू हो रहा है। तो निश्चित ही चाहे हमारे जुडिशरी का क्षेत्र है, चाहे हमारे पुलिस लाइन का क्षेत्र है, उसमें एक तो उनको कार्य करने में थोड़ी सरलता मिलेगी, दूसरा उसमें समय कम लगेगा। हम देखते थे कि लंबे समय से बहुत सारे केस पेंडिंग रहते थे और जो अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून थे उनकी बहुत ही आवश्यकता थी कि उनका बदलाव करें। वो बदलाव हमारे कानून मंत्री जी ने किया और आज से वो लागू होने जा रहा है। तो इससे देश के नागरिकों को लाभ मिलेगा, देश के नागरिकों को सरलता से कानूनों का काम करने में सरलता मिलेगी। तो एक ऐतिहासिक निर्णय है और एक सौभाग्य का दिन हमारे लिए है कि आज से कानून हमारे लिए लागू हो रहे हैं। और डॉक्टर दिनेश शर्मा, इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो पुराने कानून थे उसमें तकनीक समाहित नहीं थी। पिछले 10, 15, 20 वर्षों में तकनीक में एकदम बदलाव आया है और विशेष तौर पर भारत में तो एक क्रांति आई है। उस क्रांति को अगर आप कानूनों में समाहित नहीं करेंगे तो वो कानून तो अपने आप में उस तरीके से वैसे ही कारगर नहीं हो रहेंगे। ये आप सही कह रहे हैं, बहुत बड़ा लेकुना था। और चूँकि आज से 50 साल पहले, आज से 80 साल पहले क्या स्थितियाँ थीं, तब तो बिजली और आज के इलेक्ट्रॉनिक वाहन, इनकी कल्पना भी नहीं थी, कंप्यूटराइजेशन का सपना भी नहीं था। और आज इतना तेज़ी के साथ में जो काम करने की दशाएं बदली हैं, उनके साथ साथ कानूनों का परिवर्तन होना भी आज की आवश्यकता थी। और इस चीज़ को शायद पहले की सरकारों ने नहीं सोचा। और प्रधानमंत्री ने जहां बैंक का अकाउंट खोलने का प्रोसेस शुरू किया तो लोगों ने कहा कि ये बैंक का अकाउंट कौन सी नई चीज़ है। दूसरा शब्द बोला कि स्वच्छता, तो लोगों ने कहा स्वच्छता तो हम करते ही हैं, लेकिन जब उसके कारण तमाम बीमारियां दूर होती दिखाई पड़ी, जब जनधन खातों के कारण 100% बगैर किसी भ्रष्टाचार के पैसा खातों में गरीबों के जाता हुआ दिखाई पड़ा, तो लोगों को लगा ये कानून जो बदलने का सिस्टम उन्होंने किया है, निश्चित रूप में जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो इससे काफ़ी डेवलप होगा और काफ़ी पारदर्शी भी बनेगा। आज जो नई शिक्षा नीति आई है, मैं समझता हूँ इन सारी चीज़ों के कारण ही एक आयाम आया है। उस नई शिक्षा नीति से पहले भी जो 10 साल का अगर आप एक सिनेरियो देखिए तो उच्च शिक्षा में छात्राओं के दाखिले बहुत बड़े हैं और छात्राओं के साथ साथ अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का नामांकन 44% बढ़ गया है। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो अनुसूचित जनजाति के जो विद्यार्थी थे उनका नामांकन 65% बढ़ गया है और ओबीसी विद्यार्थियों की 44% की वृद्धि हुई है। ये अनोखा, जो लोग पढ़ाई से वंचित थे, जिनको हम अनुसूचित कहते हैं, ओबीसी कहते हैं, जनजाति कहते हैं, महिला कहते हैं, उनमें अप्रत्याशित रूप में शिक्षा की तरफ उनका रुझान बढ़ा है। और कार्य संस्कृति का परिवर्तन ये आगाज करता है कि शिक्षा का स्तर जितना बड़ा होगा, हमारे काम करने की दशाओं में उतना ही बेहतर परिवर्तन भी होगा। बोला जी, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि एक तरफ जो है अंग्रेज़ों के ज़माने के कानूनों में आमूलचूल बदलाव करके उनका आधुनिकीकरण करके उनको आज से लागू किया गया है। दूसरा एक महत्व ये भी है कि ये जो नया सत्र है लोकसभा का, 18वीं लोकसभा
का पहला सत्र स्वदेश में निर्मित भारतीय संसद के भवन में जो है इसकी शुरुआत हुई है। ये भी अपने आप में एक क्रांतिकारी चीज़ हुई है। इस देश में एक बड़ा बदलाव जो है माना जा रहा है। जी, बहुत ही ये सौभाग्य का विषय है और मैं सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि मैं 17वीं लोकसभा में भी था। तो मेरे 17वीं लोकसभा में पुराने भवन में भी और नए भवन में भी, और अभी 18वीं में तो शुरुआती नए भवन से हुई है। ये हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य का है कि एक आधुनिक लोकसभा, जो पुरानी लोकसभा में हमको कुछ कठिनाइयाँ होती थी, उनसे मुक्ति मिली है और एक आधुनिकीकरण के साथ में हमको नई लोकसभा मिली है। और खुशी की बात है कि इस लोकसभा भवन का निर्माण उस समय हुआ जब दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी। उस पीरियड में माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और बहुत कम समय में अपने स्वदेशी लोकसभा का निर्माण हमारी सरकार के द्वारा हुआ है। तो हम सब के लिए और खासकर जो हमारे नए सांसद साथी आए हैं, जो फर्स्ट टाइम आए हैं, उनके लिए सौभाग्य, फर्स्ट टाइम भी उनको नई बिल्डिंग का आने का सौभाग्य उनको मिला है। डॉक्टर दिनेश जी, अगर बात करें नए संसद के नए भवन की, तो ये भी हमारी परंपरा का और आधुनिकीकरण का एक संयोग है, समावेश है। निश्चित रूप में मेरे लिए तो एक अविस्मरणीय क्षण था। आपको मैं बताऊं, शायद मैं पहला व्यक्ति संसद के इतिहास में मैं दर्ज होऊंगा कि जब मैं राज्यसभा के सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए आया, तो मैंने पुराना जो संसद भवन था उसकी कार्रवाई में मैंने भाग लिया और शपथ ग्रहण मैंने पुराने संसद में लिया। वो सोमवार का दिन था और मंगलवार को जो हमने दूसरा दिन था उसमें हमने नए संसद भवन में मैंने प्रवेश किया। यानी अंतिम व्यक्ति था पुराने संसद भवन में शपथ लेने वाला और प्रथम व्यक्ति था संसद के तुरंत बाद जो सबसे पहले प्रवेश करने वाला। तो ये मेरे लिए एक अजूबा था और संसद भवन में मैंने एक अलग प्रकार की लोगों में उत्साह देखा। वहाँ की गैलरी, वहाँ का कार्य करने का सिस्टम, पूरा मॉडर्नाइज सिस्टम, जो आधुनिकतम मैं समझता हूँ विश्व के सांसद की कार्रवाई का सिस्टम थे, वो सारी चीज़ें वहाँ पर लागू होते हुए अपने आँखों से देखा। और सबसे बड़ी चीज़ थी वो शेर जो 3 लाख का था, पहले सिर झुकाए हुए थे, अब वो जब दहाड़ता हुआ सिर देखा तो लोगों से ने प्रश्न किया कि शेर का मुंह तो दहाड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मेरे अंतर्मन में एक प्रश्न का उत्तर अपने आप में आया कि भारत में पहले 15 अगस्त और 26 जनवरी को सफ़ेद रंग का कबूतर उड़ता था और कहते थे देश का प्रधानमंत्री शांति का प्रतीक है। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में ये दहाड़ता हुआ सिर जी, और कहीं ना कहीं बदले हुए भारत के का परिचायक है ये सब बदलाव। और जो अब संसद का नया भवन है हमारी संसदीय प्रक्रिया में नयापन लेकर आए और इसे और भी ज़्यादा समृद्ध बनाए। डॉक्टर दिनेश शर्मा, आपने समय निकाला, भोला जी आपने समय निकाला, आप दोनों को संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। संसद में आज के लिए इतना ही। संसद में आज में आपसे कल फिर भेंट होगी। फिलहाल बने रहिए संसद टीवी के साथ, क्योंकि थोड़ी देर में संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होने वाली है और दोनों ही सदनों की कार्रवाई का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।